आज हमारी बारी है रिफ्लेक्शन की। हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसी रिफ्लेक्शन को चल रहे हैं पढ़ने। लाइट में लाइट की इंट्रोडक्शन इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। आज रिफ्लेक्शन की बारी है, पढ़ेंगे। 100 में 100 चाहिए, 100 में 100 चाहिए, तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा डीपली पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही कम पढ़कर ज्यादा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी पढ़कर ज्यादा पढ़ाई के लिए ये रिफ्लेक्शन देखते हैं। चलिए, रिफ्लेक्शन क्या है भाई? तो कोई रिफ्लेक्टर है, कोई मिरर है। घर पर बैठे बैठे हम लोग क्या करते हैं, आईना लेते हैं और आईना से जो है सो कि ये धूप की लेकर और एक से दूसरे के आंख पर चमकाते रहते हैं। घड़ी लेते हैं या कोई भी ऐसा चीज देखते हैं कि जो लाइट को यहां से वहां रिफ्लेक्ट कर सके, तो उसको लेते हैं और ये लाइट आता है और लाइट आकर इधर से हम लाया और इधर किसी के हम लोग आंखों पर भेज देते हैं और जो चमका चमकी का खेल खेलते हैं, उसी खेल को ही कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। वही चमका चमकी का खेल है, इसकी आंख से उसकी आंख पर डालते रहते हैं, बहुत मजा आता है। उसी कहानी को तो पढ़ने चल रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन कहने का मतलब यह है कि ये बिना मीडियम चेंज किए हुए है। मान लो कि एयर से आ रहा है, एयर में हम लौटा दे रहे हैं। वाटर में वाटर से है, वाटर में लौटा दें। ठीक है, तो बिना मीडियम में चेंज किए, विदाउट चेंज इन मीडियम। यदि लाइट के पाथ को चेंज कर ले, देखो लाइट का पाथ इधर आ रहा था, इसको मैंने इधर इधर कर दिया, तो लाइट के पाथ में जो चेंज हो रहा है वो कैसे? तो विदाउट चेंज इन मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यही तो रिफ्लेक्शन है कि लाइट के पाथ को चेंज कर दो बिना मीडियम में चेंज किए, विदाउट चेंज इन मीडियम। या हम कह सकते हैं कि बाउंसिंग बैक द लाइट, लाइट को बाउंसिंग कर दो, बाउंसिंग बैक करो। ठीक है ना, बॉल को इधर से फेंकते हो दीवार पर और मारेंगे, उधर से उधर चला जाए, ऐसा बाउंसिंग बैक करो उसी सेम मीडियम में। आफ्टर स्टैकिंग ए सरफेस, ये सरफेस पर डाले और बाउंसिंग बैक हुआ, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत आसान सी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि पाथ, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट, हम हियर वी सी, ये इट इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट, it is called incidence, it is called incident ray, and it is called reflected ray, and it is normal, it is normal. What we say here? We say it is incident ray, incident ray, it is reflected ray, reflected ray, and it is normal. Incident ray, reflected ray, and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane. कहा भैया? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके एक ही बिंदु पर जहां पर इंसिडेंस हो रहा है, यहीं पर तीनों है। एक बात मैंने यही कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड है एंड नॉर्मल, ये सब ऑल लाई इन दिस सेम प्लेन, छोटी सी बात में। और इट इज कॉल्ड आई and it is called R. I is called angle of incidence, angle of incidence, and R is called angle of reflection, angle of reflection. And what I say, angle I equal to angle R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. We have only two laws.
One is what? One is called incident ray, reflected ray, and normal. All lie in the same plane. And second is called angle of incidence equal to angle of reflection. एकदम इजी है, देखिए यही बता रहे हैं हम। ये रिफ्लेक्टर अभी देखे हैं कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, जो रिफ्लेक्ट करे लाइट को, उसको रिफ्लेक्टर कहते हैं, कह सकते हैं। द सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर। उसको मिरर भी कहो। और मिरर टू टाइप्स, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अगेन spherical mirror is of two types, convex mirror and concave mirror. Now we see what are the properties of image found by plane mirror. ये प्लेन मिरर से जो इमेज बनाते हो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो, और डू यू हैव ए मिरर? हम लोग रात दिन मिरर में अपने फेस को देखते हैं। उसी मिरर की कहानी है, हम उसी मिरर की कहानी कहते हैं कि उसमें जो मेरा इमेज बनता है वो कैसा होता है, उस इमेज को देखेंगे। फर्स्ट बताएं कि इमेज मेरा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। कहानी कहेंगे आगे वर्चुअल और इरेक्ट की, क्यों वर्चुअल क्यों इरेक्ट, ये सब कहानी आगे कहेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग इसको रिमेंबर कर ले कि इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा कहां, प्लेन मिरर में। सेकेंड चीज, ये लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या रे भाई? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब यह होता है कि अगर हम इधर से राइट हैंड से वार करें तो उधर से लगता है कि बाय लेफ्ट हैंड वार कर रहा है। यदि हम अपनी कंघी करते हैं और इधर के तरफ लगाते हैं तो उसमें मिरर में इधर दिखता है, जो बाल मांग फाड़ना जिसको कहते हैं, मांग इधर फाड़ते हैं इधर दिखाई देता है। दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। नाक का नथिया बाएं पहनेंगे तो दाएं दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। थर्ड, साइज ऑफ इमेज। इमेज का जो साइज है वो इक्वल है किसके? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जितना बड़ा नाक हम उसमें दिखाएंगे उतना ही बड़ा नाक दिखेगा, उससे बड़ा छोटा नहीं दिखेगा। और डिस्टेंस ऑफ इमेज, उतना ही दूरी पर उसमें इमेज बनता है मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर से होता है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्क यह है कि इमेज मिरर के पीछे बनता है और ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रहता है। तो चार बातें मैंने बताई। एक तो कि वर्चुअल इरेक्ट होते हैं, दूसरा लैटरली इन्वर्टेड होते हैं, तीसरी साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, और चौथी जितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस है इमेज का वहां मिरर से। ये बात हम लोग समझ गए। एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन, जब दो प्लेन मिरर को इंक्लाइन कर दो, ऐसे बना दो, एक से दूसरे पर ऐसे कर दो, और तब इनके बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तब उसका कितना फिगर बनेगा, तो वो निर्भर करता है कि आपने जो इंक्लाइन करा है उसका एंगल क्या है। यदि एंगल 360/30, यदि एंगल ऐसा एंगल है जो 360 को इवन नंबर में काट सके, डिवाइड कर सके, थीटा से डिवाइड करो इतना एंगल जो डिवाइड करे 360 को, तो इवन नंबर हमको प्राप्त हो। तो ऐसी दशा में हमारी जो इमेज बनेगी 9-1 बनेगी। n-1 यानी कि जितना n होगा उसमें से एक कम कर दो। यानी कि छोटी सी बात है कि यदि जो है सो कि इसको यदि हम 90 डिग्री से 360 में 90 डिग्री से यदि हम डिवाइड करें, यानी 90 डिग्री पर यदि रखते हो, एक ऐसे और एक ऐसे 90 डिग्री पर रखते हो, तो क्या होगा? 90 से इसको काटते हैं तो 4 होता है, यानी कि 4 इवन आया है, इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं आया है।
इसमें से एक कम कर दो, यानी थ्री तस्वीर बनेगी, 3 इमेज बनेगी, हमारी 3 इमेज बनेगी। बस इसको समझाना था, समझा दिए। यदि ऑड हो, यदि ऑड आए, यहां पर इवन नहीं आए, ऑड आए, ऑड नंबर आए, इवन नहीं आए, ऐसी दशा में जितना ऑड आएगा वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ खेल है कि यदि ए सिमेट्रिकल हो तो n होगा और सिमेट्रिकल हो तो n-1 होगा। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हमको समझ रहे हैं, जिसको पूर्ण रूप से 2 भागों में बांटा जा सके वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल के लिए n-1 और एसिमेट्रिकल के लिए n। यदि फ्रैक्शन हो तो वो इंटीग्रल पार्ट का होता है, यानी फ्रैक्शन यदि 4.5 है तो हम इसको लेंगे 4, यानी 4 हो जाएगा। 5.14 हो तो 5 हो जाएगा। ये 3 बातें मैंने बताया कि जब हम लोग इंक्लाइन करते हैं मिरर को तो क्या होता है, तो थीटा से अगर डिवाइड करो 360 को इवन आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज n-1 होगा। यदि और आ जाए तो वो n होगा एसिमेट्रिकल के लिए और n-1 होगा सिमेट्रिकल के लिए। और यदि n आ जाए फ्रैक्शन तो ऐसी दशा में इंटीग्रल पार्ट ही होगा उसके नंबर ऑफ इमेज के बराबर, यानी 4.5 हो तो 4 हो जाएगा, 5.14 हो तो 5 हो जाएगा। ये हम लोग सीख गए यहां से कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में उसका क्या प्रॉपर्टीज है, हम लोग ने देख लिया, बहुत प्रेम से देखा। यहां हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के इमेज बनते हैं। तो हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले की चर्चा करनी है मुझे, 2 टाइप्स है, रियल इमेज है और वर्चुअल इमेज है। हम लोग इसमें देखेंगे डिफरेंस क्या होती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक ही बिंदु पर मिले, जहां पर मिलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। अगर उनके एक्चुअल मीटिंग से इमेज बनता है तो उसको रियल इमेज कहते हैं। और ये मिले नहीं बल्कि अपीयर टू मीट, ऐसा एहसास हो कि मिल सकते थे यहां पर, ठीक है, तो ऐसी दशा में उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। यदि वास्तविक कटान से बने, रियल मीटिंग से बने तो उसको हम लोग रियल कहेंगे। और रियल नहीं, अपीयर टू मीट, ऐसा लगे वह मिल सकता था तो उसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं। इसको तो हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह हमेशा जब रियल होगा तो जानिएगा इन्वर्टेड होगा, और जब वर्चुअल होगा तो हमेशा इरेक्ट होता है। तो यह भी है डिफरेंस। और यह हमेशा मिरर के फ्रंट पर सामने में होता है और यह हमेशा मिरर के पीछे बिहाइंड में होता है। यह बहुत बड़ी डिफरेंस हम लोगों ने देख ली, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंसेस है। यहां देखिए स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं कि किसको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो ये बहुत सारी बात, बहुत ऐसी बात नहीं। मैंने कहा कि किसी स्फीयर को ले लो और इस स्फीयर का एक टुकड़ा, इसका एक टुकड़ा लेते हैं, मान लो कोई टुकड़ा ले लेते हो इसका, और उस एक टुकड़े में जो हम लोग बना रहे हैं, जरा देखिएगा बहुआ, अगर हम इसको जो है यहां से अंदर से ये देखिए हमने पॉलिश कर दिया, इसको यहां बाहर से पॉलिश कर रहे हैं, तो हमने कहा कि किसी स्फीयर का एक पार्ट बहुत बड़ी चीज नहीं, एक छोटा सा पार्ट, ये पार्ट ऑफ ए स्फीयर जिसका एक सरफेस क्या हो, एक सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग हो, ये इसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, यहां ये सरफेस भीतर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और एक सरफेस ओपेक हो, यानी पॉलिश किया हो या रंगा हो, जो कह लो उसको, तो उसी को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। ये कन्वेक्स है। आप कहोगे कि सर काहे कन्वेक्स कह दिए, इसको कनकेव क्यों कह दिए, तो हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे कि काहे कन्वेक्स और काहे जो है कनकेव क्यों। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इंबेडेड हो, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंबेडेड हो, धंसी हुई हो, ठीक है ना, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसकी अंदर वाली जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, ये धंसी हुई है, ठीक है ना, ऐसे बना हुआ है, धंसा हुआ है। और जिसकी उभरी हुई हो, ठीक है ना, जिसकी ऊपर उठी हुई हो, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज हो, ऊपर की ओर से निकला हो, ऊपर उठा हुआ हो, तो उसको हम लोग कहते हैं, जस्ट लाइक इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये ऊपर से उठा हुआ है, ठीक है, तो इसको कन्वेक्स, और ये धंसा हुआ है तो इसको कनकेव कहते हैं। तो धंसे हुए वाला पोर्शन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको कनकेव, और उभरा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको कन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो टू टाइप्स मिरर हमने देखा, स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स देखा, इसमें कन्वेक्स और कनकेव देखा, और ये भी जाना कि व्हाई इट इज कॉल्ड कनकेव एंड व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वेक्स। और आपकी बहुत ही आसान सुविधा के लिए मैं एक ट्रिक देता हूं, यहाँ केव लिखा हुआ है, केव मीन्स होता है गुफा, केव मीन्स होता है गुफा, और गुफा ये गुफा जैसा है, देख लीजिए। तो कनकेव यदि भीतर धंसा हुआ है तो कन्वेक्स निश्चित रूप से उठा हुआ है। आप भुलाइएगा नहीं, आपके हमेशा के लिए कष्ट हम दूर कर दिए। कनकेव कन्वेक्स में आप घबरा जाते हो, मैंने बता दिया, और इसी का डिफिनेशन भी बता दिया कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम्बेडेड हो उसको कनकेव, और जिसका बल्ज हो, उठा हुआ हो, उसको कन्वेक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरे सामने है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां खेल है, मैंने लिया यदि किसी मिरर को लेते हो और मिरर की इस स्फीयर का एक टुकड़ा है, किसी स्फीयर का एक टुकड़ा है, और इस स्फीयर के टुकड़े से हम लोग जो है, इस स्फीयर के टुकड़े से मैंने एक मिरर बनाया हुआ है, जिसके मान लो यही लो, अंदर से इसको मैंने ओपेक कर दिया है, इसको मैंने यहां से बाहर से ओपेक कर दिया है। तो हमसे पूछता है यही स्फीयर जिसका एक टुकड़ा है कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, जिसका एक टुकड़ा है, उसी स्फीयर का जहां पर सेंटर होता है, उसी सेंटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जिस स्फीयर का एक टुकड़ा होता है मिरर, उसी स्फीयर का जो जहां पर सेंटर होता है वही वह कहलाता है कौन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कोई भी मिरर लेते हो, इसका जो मिडिल पॉइंट है, ये जो मिडिल पॉइंट है, ये स्फीयर लिए, इसका एक मिडिल पॉइंट है। मान लो कि मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक है, स्फीयर का है, मैंने एक जो है सो कि मैंने एक मिरर लिया, ठीक है ना, इसका जो बीच का जो पोर्शन देख रहे हो, या यही लिया, इसका जो ये अंदर से इसको कर दो, यहां पर यदि जो लिया, इसको हम पोल कहते हैं। इसके ठीक मिडिल पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। द मिडिल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, ठीक है। आप कहते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अरे यार, प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं, मैंने कहा कि जब ये पोल है, ये भी पोल है इस मिरर का, तो इस मिरर के लिए हम बता रहे हैं, ये तो कौन सा है, ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है। तो इसके पोल और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो रेखा मिलाती है, जो लाइन मिलाती है, इसके पोल और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हो, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब जान रहे हैं कि पोल क्या हुआ, तो ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको हम लोग, मतलब मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उस मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तीन बात समझे कि जिस स्फीयर का, जिस गोला का एक टुकड़ा होता है मिरर, कौन सा मिरर, कनकेव या कन्वेक्स, उसी गोले का जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को इस मिरर का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जिस भी मिरर को लेते हैं, उसका ठीक मिडिल पॉइंट जो होता है वो उसका पोल होता है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये बात हम लोग जान गए। तो इन तीन बातों को यहां पर मैंने सीखा। फिर आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। मेरे पास है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तब मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी लेते हो, कोई भी मिरर लेते हो, और उस मिरर को लेने के बाद, ठीक है, कोई भी मिरर यदि हम लेते हैं और उस मिरर के, उसी मिरर, मान लो ये मिरर लिए, ठीक है, तो इस मिरर की इस सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी मैंने देखा है, सी देखा है, और इसको मैंने भी पी देखा है। तो पी और सी के बीच की जो दूरी है, इसी को डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को, इसका भी मान लो कि पी यहां है और यहां सी है, तो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता लग गया।
फिर मेरे सामने ऐसा ही है कि प्रिंसिपल फोकस क्या है भाई? तो प्रिंसिपल फोकस वो है कि मैंने कहा कि कुछ भी ले लो, कनकेव मिरर में हम लोग जो देखते हैं कि कनकेव मिरर में इसके पैरेलल आने वाली जो रे है, जो लाइन है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना, यहां इसमें मिलती है, कनकेव में मिलती है, जहां पर मिलती है, इसको इसका प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ऐसा ही देखते हैं हम लोग कि जो कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स में क्या होता है? कन्वेक्स में इसके पैरेलल आने वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली ये जो रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती तो इधर है, लेकिन लग रहा है कि कहां पर, यहां पर मिल रही होगी, इसलिए इसको इसका प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और हम तो जानते हैं कि किसी भी मिरर का कनकेव होगा कन्वेक्स, इसके मिडिल पॉइंट जो होता है इसको पोल कहते हैं, इसका मिडिल पॉइंट जो होता है इसको पोल कहते हैं। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। और एक बहुत खूबसूरत बात, इसकी आप इधर हो, इसलिए इसका फोकल लेंथ इसका निगेटिव होता है और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। मैंने यही बताया है कि कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है और कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। यह भी हम लोग जान गए हैं, आगे ही मिलेगा हम लोग का समय के अनुसार, इसको हम लोग जानेंगे। साइन कन्वेंशन देखते हैं। अपर्चर मैंने कहा कि कोई भी मिरर है उसका जो डायमीटर है, मान लीजिए कोई मिरर लेते हैं और उसका जो डायमीटर हम लोग बता दें, वही उसका क्या कहलाता है। मान लीजिए कि ये मिरर है, तो ये मिरर है और मिरर की यहां से लेकर यहां तक की जो डायमीटर है, यही इसका क्या कहलाएगा, यही इसका यहां से लेकर यहां तक की जो डायमीटर है, यही इसका डायमीटर इसका अपर्चर कहलाता है। कोई भी लेंस ले लीजिए, मान लीजिए कि यही लेंस लेते हैं, लेंस कर यही मिरर लेते हैं, तो यहां से यहां तक के जो डायमीटर जो बन रहा है, इसी डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, इसका अपर्चर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि कुछ मेरे पास खेल है कि रे डायग्राम कहां से कहां कौन जाएगा, तो कैसे रे डायग्राम बनते हैं, उसी को देखना है। और यही से हम जानना चाहेंगे कि हाउ कैन वी मेक इमेज कैसे बनाते हैं, उसके पहले की ये पृष्ठभूमि की कहानी है। देखिए एकदम आराम से देखिए, कह रहा है रे डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि रे पैरेलल लेते हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, तो पोल और सेंटर कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को ही हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर वो कटती है, वही बिंदु जो है सो कि क्या कहलाता है, वह बिंदु कहलाता है कौन सी, तो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो हमने कहा कि जब भी ये पैरेलल इसके जाएगा तो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही होकर गुजरेगा। जब भी पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाएगी, तो या तो प्रिंसिपल फोकस से होकर निकलेगी या लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से ही होकर पर मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां देखिए डायरेक्ट मिल रहा है और यहां देखिए अपीयर टू मीट, जा तो इधर रहा है, आया और गया उधर, लेकिन लग रहा है कि यहीं से होके जा रहा है। ठीक है, तो हमने यही बात बताया कि बहुत बढ़िया बात कि जब पैरेलल में हो तो हमेशा वो प्रिंसिपल फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मीट और अपीयर टू मीट, यहां मीट हो रही है, यहां अपीयर टू मीट हो रही है। ठीक है, तो एक बात हम जान गए कि जब पैरेलल हो गए तो क्या होगा। दूसरी बात देख रहे हैं कि यदि प्रिंसिपल फोकस से ही यदि कोई रे आ रही है, कोई किरण आ रही है, कोई रे आ रही है, तब क्या होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के बाद ये जब चलेगा तो यहां से उसी के पैरेलल चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल चलेगा। आया प्रिंसिपल फोकस से और जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल निकलेगा। ठीक उसका उल्टा, जो इसके पहले पढ़े हैं ठीक उसका उल्टा, कि अगर आ रहा है प्रिंसिपल फोकस की ओर, तो जब यहां रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल
लौटेगा, वहीं से वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। तो इसके पहले हम लोग यही बात देखे थे कि अगर पैरेलल आ रहा है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रहा है, पैरेलल आ रहा है तो प्रिंसिपल फोकस, यदि प्रिंसिपल फोकस पर आ रहा है तो पैरेलल होकर निकलेगा। ठीक, उसके दोनों एक दूसरे का अपोजिट बात मैंने बोला। और तीसरी बात जो बता रहे हैं इसे समझिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रही है तो सेंटर कर्वेचर के जिस लाइन पर आएगी उसी लाइन पर लौट जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जिस लाइन पर आएगी उसी लाइन पर लौटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यही बात हम लोग जानेंगे। तीन बात मैंने जाना, ठीक है ना। और चौथी बात जान रहे हैं कि यदि जितना प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनाते हैं उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से यहां बनता है। ये आएगा तो ऐसे ही जाएगा, आएगा तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही ये आई बन रहा है तो उतना ही ये आर यहां बनेगा। ठीक है, जैसे आएगा वैसे ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये बात हम लोग सीख रहे हैं। देखिए अब कह रहा है कि अब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इमेज बनाते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि कनकेव मिरर में कितने तरह के, यहां पर मैं 6 तरह के इमेज बना के आपको दिखाऊंगा। कनकेव मिरर में किस तरह के इस तरह के इमेज बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। जरा देखिए, पहली बात देखिए कि यदि ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी पर हो, इंफिनिटी से ला रहे हो, इंफिनिटी से ला रहे हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ला रहा है तो कहां जाके कटेगा? जब कटेगा तो प्रिंसिपल फोकस पर कटेगा, प्रिंसिपल फोकस पर आएगा और प्रिंसिपल फोकस पर नहीं मिल नहीं रहा है। यहां जब मिल रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज बन कैसा रहा है, इमेज रियल बनेगा, क्योंकि इसका एक्चुअल मीटिंग हो रहा है। एक्चुअल मीटिंग होने के चलते हम कहेंगे कि इमेज रियल बन रहा है। और जब भी रियल होगा तो आपको पढ़ा है, अभी पता है कि जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, अब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो रियल है तो इन्वर्टेड होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा। ठीक है ना। और देखो एकदम कितना छोटा सा बन रहा है, यानी इसीलिए मैंने कहा कि पॉइंट साइज बहुत छोटा बन रहा है। अब बन कहां रहा है तो एफ पर, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पर बन रहा है। तो याद रखिए, इंफिनिटी से आएगा तो प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा, इंफिनिटी से आएगा तो प्रिंसिपल फोकस पर ही बनेगा, चाहे जो मिरर हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इंफिनिटी से आएगा तो प्रिंसिपल फोकस पर ही बनेगा हमारा फोटो। और अब देखते हैं हम लोग कि जब ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पहले इंफिनिटी है, दोनों के बीच में है, तब क्या होता है? ये तो आप जानते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है कोई रे, तो जाएगा तो कहां जाएगा? तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा। ठीक है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस पर आता है उसी पर लौट जाता है। दूगो हम लोग 4 बात पढ़े थे, फिर वही बात पढ़ रहे हैं कि इसके पैरेलल आएगा तो प्रिंसिपल फोकस होकर निकलेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो उसी पर लौटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लौटने से तो यहां पर कट रहा है, तो वास्तविक कटान से जो बन रहा है इसके चलते ये रियल बन रहा है। ठीक है ना। और देखिए उल्टा बना है, ये सीधा थे, इसका उल्टा बना है, इसका इन्वर्टेड बना है। ठीक है, और इससे छोटा दिखाई दे रहा है, स्मॉलर है, डिमिनिश्ड है। और कहां बन रहा है? तो सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस थोड़ा सा जरूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये काम कर सकता है। ठीक है ना, आराम से बता सकता है। जरा देखिए इसको अगला, कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं तो फिर इसके पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली ये लाइन जो है, सो देखिए आया और निकला प्रिंसिपल फोकस से, फिर यहीं से देखिए अब प्रिंसिपल फोकस से जो लाइन होकर आता है वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाता है? तो ये रिफ्लेक्शन के बाद यही इसी के पैरेलल होकर निकलता है, यानी बनाएगा यहीं पर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हो यदि कोई ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, लेकिन उसका उल्टा बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो रियल बना, क्यों भाई? तो वास्तविक कटान है। दूसरा इन्वर्टेड बना। तीसरा जो है कि बताया कि सेम साइज बना है। और चौथा बताया है कि कहां बन रहा है? तो सी पर रखे हो तो सी पर ही बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। ठीक है, ये मामला हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो, ये तो सी पर इसके पहले देखे थे, सी और एफ के बीच में हो, तब क्या होगा? तो यहां से चलेगा और ये प्रिंसिपल फोकस होकर निकल रहा है। और सी का बताया है कि सी से जिस पर चलेगा उसी पर लौटता है। ठीक है, यहां बन रहा है, यानी कि सी के बाहर, यानी कि रियल तो बन ही रहा है क्योंकि वास्तविक कटान से बन रहा है, और इन्वर्टेड बन रहा है,
इनलार्ज बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है, देख लीजिए, और बिटवीन सी और इंफिनिटी के बीच में बन रहा है, सी इंफिनिटी और सी के बीच में बन रहा है। ये सब चीजों को हम लोग प्रैक्टिस करके ठीक कर लेंगे। जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एफ पर हो, और इधर खसकते जा रहे हैं, एफ पर जब रखे हैं ऑब्जेक्ट को, तब देखिए ये तो आया पैरेलल और ऐसे एफ से निकला, और ये गया इंफिनिटी से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी से जाए उसी पर लौटेगा, यानी लग रहा है हमको कि इंफिनिटी पर जाकर ये बनेगा। इसीलिए इसका कोई एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे कि ये वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। जब भी वर्चुअल बनेगा इरेक्ट बनेगा, और बहुत बड़ा बन रहा है, और कहां बन रहा है, इंफिनिटी पर बन रहा है। ठीक है, वहां तक हम लोग आ गए हैं। अब जब हम देखते हैं एफ के अंदर, ये एफ है, एफ के अंदर जब रख रहे हैं इसको, एफ के बिटवीन पोल, ये पोल है, पोल और एफ के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तब देखो क्या होता है। ये चला, ये तो चला यहां से, और ये होकर इसे निकलेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि ये इधर जा रहा है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो चला ये जाकर मिल यहां रहे हैं। तो ये कहां बन रहा है, तो ये मिरर के बिहाइंड में बन रहा है। तो इमेज क्या हुआ, वर्चुअल, क्योंकि वास्तविक कटान नहीं, जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। और इनलार्ज बन रहा है, काफी बड़ा बन रहा है, और बिहाइंड द मिरर बन रहा है। बस ये 6 तरह का मिरर था आपको कॉनकेव मिरर में। अब हम लोग देखेंगे कन्वेक्स का, 2 इसमें हम दिखाएंगे, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, 2 दिखा रहे हैं कन्वेक्स में, कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में, पोल है और इंफिनिटी, कहीं रख दोगे तो एफ के अंदर में बनेगा, जब बनेगा तो एफ के अंदर में बनेगा, एफ के अंदर में बनेगा। देखिए यहां रख रहे हैं, ये आया तो सही, लेकिन जा किधर है, इधर लग रहा है कि एफ से होकर निकल रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। और जब यहाँ सी रखे हैं हम, सी से जो चला है, जिस पर चला है उसी से लौट रहा है, और यहाँ पर कट रहे हैं। ठीक है ना, तो ये लग रहा है कि कट रहा है। वास्तविक यहाँ पर कटान नहीं है, वास्तविक मीटिंग नहीं है, ये वर्चुअल मीटिंग है, इसीलिए इसका इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल मीटिंग है, एक्चुअल मीटिंग नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है सो कि, इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर जो है सो कि वर्चुअल मीटिंग के चलते वर्चुअल, अब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट बनेगा। देखिए इसकी तुलना में ये छोटा है, ये स्मॉलर है, और बिटवीन कहां, तो पोल और एफ के बीच में। इधर पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखोगे तो पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। ठीक है, अब ये भी बात हम लोग देख लिए, जरा ये देखें कि इंफिनिटी से आता है तो कहां बनता है। तो देखिए आया तो सही पैरेलल, और ये जा रहा है, लग रहा है कि एफ से कट रहा है, लग रहा है कि एफ पर कट रहा है। तो मैंने अभी बोला है थोड़ी देर पहले, कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, इंफिनिटी से चलेगा तो जब बनेगा तो फोकस पर बनेगा, इंफिनिटी से चलेगा तो फोकस पर ही बनेगा। और एक बहुत सुंदर बात, ये तो कन्वेक्स को बता देते हैं, ये वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, हाईली डिब्रिस, बहुत छोटा बनेगा, और एफ पर बनेगा। जरूर एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि जब इंफिनिटी से आया तो एफ पर बना। इसके पहले वाले में देखिए, कॉनकेव में देखिए जरा सा, इंफिनिटी से आया और इंफिनिटी से आकर और एफ पर बना, इंफिनिटी से आया एफ पर बना। आज जब एफ पर रखते हो तब क्या होता है रे भाई, जब एफ पर रखते हो तब क्या होता है, एफ पर रखते हो तो इंफिनिटी पर बनता है। कॉनकेव में हालात देखिए कि जब इंफिनिटी पर रखे हो तो फोकस पर बना है, प्रिंसिपल फोकस पर, और जब फोकस पर रखे हो ऑब्जेक्ट को तो इंफिनिटी पर बना है, दोनों एक दूसरे के उल्टा चले हैं। ठीक है, ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्लियर हो सकता है। क्लियर क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात कि आप जब इंफिनिटी पर रखे हो तब तुम्हारा देखो सी और एफ के बीच में बन रहा है, जब सी पर रखे हो तो सी पर ही बन रहा है, जब सी और एफ के बीच में बन रहे हो तो देखिए उधर भाग रहा है, इधर से ऑब्जेक्ट इधर खींच रहे हो तो तुम्हारा इमेज इधर की तरफ भाग रहा है सब। ठीक है ना, उधर से उधर खींच रहे हो ऑब्जेक्ट इधर इधर खींच रहे हो, और तुम्हारा इमेज और उधर भाग रहा है। बस यही चीज मुझे दिखाना था, और आप इसको कंफर्म कीजिएगा, 2 4 5 बार बनाएंगे एकदम कंफर्म हो जाएगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस के आगे हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेक्शन मुझे देखना है, बहुत तंग करता है। तो आपको सीधा सीधे अगर मेरी बात समझे तो 1-2 बातों में आप समझ लीजिए मेरी बात को, कि ये जो प्रिंसिपल लाइन देख रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे हैं, इसके ऊपर यदि आपको मेजर करना है, देखिए ऊपर मेजर करना है तो प्लस, और नीचे इसके मेजर करना है तो माइनस। ठीक है, और ये पोल है, अब पोल के आपको इधर, यानी कि अगर आपकी किरण इधर से आ रही है, ठीक है ना, रे इधर से आ रहा है, लाइट इधर से आ रहा है, तो पोल के इधर निगेटिव और पोल के इधर पॉजिटिव, सेम चीज यहां भी है।
कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करोगे तो प्लस में और नीचे करोगे तो माइनस में, इस पोल के इधर माइनस, इस पोल के इधर प्लस। बस इतना ही बस ध्यान रखिएगा, तो आपका कहीं भी लाइन में अभी गड़बड़ी नहीं होगी। चलते हैं, इसका उपयोग भी करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और यहां से यहां तक की दूरी को आर कहते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को फोकल लेंथ यानी कि एफ कहते हैं। तो ये बताना, मुझे ये कहना यह है कि इतनी जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं और ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस को 2 बार कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है पीसी, ये 2 पीएफ के बराबर है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी ये जो है, ये आर जो है, ये 2 एफ के बराबर। यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक एफ है, कि आर जो है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, ट्वाइस होता है। या कह सकते हो कि फोकल लेंथ इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। इसको हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। तो इस फोकल लेंथ, यही बोले हैं कि फोकल लेंथ हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। यही बात अगर सिद्ध करने की बारी आती है, प्रूफ करने की बारी आती है, तो हम लोग प्रूफ पे भागते कहां हैं, हम लोग तो लपक के पकड़ लेते हैं और आराम से सिखा देते हैं। देखिए, ये जो लाइन आपकी आई है, ये जो लाइन आई है, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो निश्चित रूप से वो किधर से निकलेगी, वो प्रिंसिपल फोकस से होकर निकलेगी। ये बात मुझे मालूम है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी, जिस पर जाएगी उसी पर लौटेगी, ठीक है ना। उनकी एक खासियत है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस लाइन पर जाएगी उसी लाइन पर क्या होगी, उसी लाइन पर लौटेगी। जरा समझिए यहां पर मेरी बात को। तो ये आया, ये और ये पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइन पैरेलल है, रे पैरेलल है। और इसको यदि कोई ऑब्लिक इसको काटता हो तो ऐसी दशा में आप जानते हो कि यह एंगल और यह एंगल यानी अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यह एंगल और यह एंगल इक्वल है। बहुत सुंदर बात आपने बताया सर, कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। यह बात हमने बताया कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी और एंगल ओ सी एफ, माने ए और ये दोनों इक्वल है। बहुत सुंदर बताया आपने। और अभी हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें हम लोग जानते हैं यदि ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो है ये है और नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। और यहां पर हमारा बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई बन रहा है और ये आर बन रहा है। आई आर के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप जानिए कि ये इसके बराबर है और यही इसके भी बराबर है। तो 2 एंगल जब किसी भी ट्रायंगल के जब 2 एंगल इक्वल होंगे तो उनकी 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि CF और OF के क्या होगा, बराबर होगा। जब OCF ये और ये FOC ये जब दोनों बराबर हैं तो ऐसी दशा में CF जो है OF के बराबर है। और जब ये बात तो क्लियर है, और OF जो है PF के बराबर है। क्यों? क्योंकि अपर्चर स्मॉल है। तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ठीक है ना, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ये इनके मौसी का बेटा है और ये मौसी का बेटा का ई मेरा भाई है, तो ये तो आपस में भाई है ना हुए रे भाई। CF और PF बराबर हो गए, यानी कि CF यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक के दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर है तो वही बात बता रहे हैं कि PC, तो PC इक्वल टू PF प्लस PF प्लस CF। CF की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, क्योंकि CF PF के बराबर है, ठीक है। और हमने बताया कि इस पोल की इधर मेजर करोगे तो माइनस, इधर मेजर करोगे तो प्लस। इधर मेजर कर रहे हैं तो P से लेकर C तक किसको कहते हो, R कहते हो, तो R माइनस में। और PF P से लेकर F तक ये भी माइनस में, तो -F माइनस 2F, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और R इक्वल टू 2F, इसीलिए F इक्वल टू R/2। जो मुझे कहना था हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया है, प्रूफ भी कर दिया है। परीक्षा में एग्जाम में तो ही आएगा, कभी यदा कदा कहीं दिमाग घूमे तो कहीं आ जाए तो आ जाए, ठीक है। चलिए, मिरर फॉर्मूला 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/V
यू। आपकी सिलेबस के अनुसार तो सिर्फ ये फॉर्मूला दिखा दिया गया है, लेकिन मैंने इसको प्रूफ कर दिया है। प्रूफ कर दिया है, शायद संजो कभी पूछ दे, इसलिए मैंने इसको जो है दे दिया है। चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं। मैंने एक कनकेव मिरर लिया है। यह कनकेव मिरर में मैंने एक यहां पर ऑब्जेक्ट तो लिया है, ऑब्जेक्ट तो लिया है सी के बाहर मैंने ले लिया। ऐसा ही कहीं भी ले कर बना सकते थे इसको, लेकिन ले लिया यहां पर। तो ये मेरी पहली रेग जा रही है, और जब रिफ्लेक्शन के बाद आपको मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से होकर निकलेगी, एक बात। दूसरी बात कि जो सी से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो जिस पर जाएगी उसी पर लौट जाएगी, दो लिया। और तीसरी लिया कि जितना एंगल ऑफ फाई यहां बनाएगा उतना एंगल ऑफ आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे। और ये तीसरा मैंने बनाया। तो तीन तरह के मैंने रे को दिखाकर और मैंने यह बनाया कि यहां पर मेरा जो है सो कि यहां पर मेरी फिगर बन रही है, यहां पर इमेज बन रही है। तो ए बी का इमेज ए डैश बी डैश ये इमेज बना। अब हम देखते हैं क्या है इसमें कि ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल की बात मैंने की है। और ट्रायंगल ए बी सी ये आपका ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के सिमिलर है, दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, दोनों के एंगल सब सेम है, इसीलिए मैंने इसको सिमिलर कहा। फिर तो सिमिलर जब हो गया ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी ये सिमिलर है, तो हम एकदम आराम से लिखेंगे। ये ए बी लेंगे और इस ए डैश बी डैश लेंगे, इसका रेशियो ले लेते हैं। और इधर बी सी लेते हैं और बी डैश सी लेते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो ले लिए। अब देखिए सिमिलरली हमारे पास एक और ट्रायंगल है ए बी पी, ये ट्रायंगल मैंने लिया है ए बी पी, और ट्रायंगल मैंने लिया है ए डैश बी डैश पी, इसको लिया है। दोनों सिमिलर हैं। तो ये दोनों जब सिमिलर हैं आपस में, तो फिर यहां पर वही फॉर्मूला लेंगे कि ए बी बाई ए डैश बी डैश ले लिए, और इधर ले लिए बी पी और बी डैश पी। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस निश्चित रूप से इक्वल होगा। आर एच एस को मैंने इक्वल ले लिया, आर एच एस इक्वल यानी बी सी बाई बी डैश सी, बी सी बाई बी डैश सी और बीपी बाई बी डैश पी, ये दोनों इक्वल ले लिया। इक्वल ले लिए। अब मेरा एक काम है, हम आपको बहुत बढ़िया से चीज बताते हैं कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, मापते हैं डिस्टेंस को, तो हमेशा पी से, यानी इसको मान लो कि हम इसको पटना कह दिए। तो देखिए मैंने स्टेशन का प्लेटफॉर्म बना दिया कि कौन कौन से स्टेशन है। यहां पटना है और यहां बलिया है। ये मेरी भाषा में समझिए जरा सा, ये पटना है, ये बलिया है, ये छपरा है और ये बहलोलपुर है, मान के चलिए। तो हमको सारी डिस्टेंस को मापना है ये पटना से। देखिए इसमें बीसी में पटना नहीं है, बी डैश सी में भी पटना नहीं है, लेकिन इसमें पी है यानी पटना है, इसमें भी पी है यानी पटना है। हम इसको थोड़ा सा मेजर करने की बात करते हैं, बीसी को। जरा समझिए कि हमको बीसी निकालना है। यदि हमको मालूम हो कि पटना से बलिया की डिस्टेंस यदि 80 किलोमीटर है, जरा आप ही बताइएगा कि पटना से बलिया की डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और पटना से छपरा की दूरी अगर 60 किलोमीटर है, जरा समझिएगा मेरी बात को। तब आप क्या बता सकते हो कि बलिया से छपरा कितनी दूरी होगी? तो एकदम आसान से कह सकते हो कि सर 80 में से 60 घटा दीजिए तो हमको बलिया से छपरा की डिस्टेंस मिल जाएगी। मैंने भी वही काम किया है कि पटना से बलिया की जो डिस्टेंस है, पटना से बलिया की जो डिस्टेंस है, उसमें से पटना से जो छपरा की डिस्टेंस है उसको मैंने माइनस कर दिया है, और तब मैं बीसी आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, यही काम मैंने किया है। फिर बी डैश सी के लिए, बहलोलपुर से छपरा के लिए, तो हमको मालूम है कि पटना से छपरा की दूरी 60 किलोमीटर है। अब बहलोलपुर से पटना की दूरी यदि 40 किलोमीटर हो, ठीक है, तो हमको अगर बहलोलपुर से छपरा पता लगाना हो तो फिर वही काम करेंगे कि पटना से छपरा यानी कि 60 में से 40 घटा देंगे। तो पटना से छपरा में से हम पटना से बहलोलपुर वाले को क्या किए, घटा दिए हैं, तो हमको बी डैश से मिल गया। एकदम आसान सी तरीका में आपको मैं समझा रहा हूं, एकदम आसान सी तरीका में ही इसको समझेंगे। तो बीसी कैसे निकाले, तब बीपी माइनस पीसी, और बी डैश कैसे निकाले, पीसी माइनस बी डैश पी, वहीं से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये कर दिया। इधर तो कुछ करना नहीं था, यूं ही जो कहते हो लिखा। अब मुझे मालूम है कि यहां अब आइए कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, जहां ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से दर्शाते हैं।
चूंकि पोल के इधर है तो हम इसको माइनस कर दिए हैं, और इमेज की डिस्टेंस को हम भी से दिखाते हैं, तो भी लिख दिया है, इमेज की डिस्टेंस को बी डैश पी को भी लिख दिया, और इसमें भी माइनस लगा दिया क्योंकि ये भी इधर साइड में ही है, ठीक है। और अब हम बताते हैं कि पटना से छपरा यानी कि पीसी जो है, पीसी हम जानते हैं कि यहां से यहां तक डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहां माइनस है। बस जहां जहां जो वैल्यू है मैं पुट कर दे रहा हूं। बीपी के जगह पर मैंने माइनस यू लिख दिया, पीसी के जगह पर मैंने माइनस आर लिख दिया, और पीसी के जगह पर फिर माइनस आर लिखे, और बी डैश पी के जगह पर हमने माइनस भी लिख दिया, और इधर बीपी के जगह पर माइनस यू और बी डैश पी के जगह पर माइनस भी। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यू बाई भी इधर रह गया, और इधर देखते हैं कि माइनस माइनस से प्लस हो गया, प्लस कर दिए, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कर दिए। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है जरा देखिएगा ध्यान से। ये भी यू के साथ किया माइनस यू भी, अब प्लस भी आर हो गया, और इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस यू आर और प्लस यू भी कर दिए, सबको मैंने यू भी आर से डिवाइड कर दिया। चलिए माइनस यू भी बाई यू भी आर बाई यू भी आर, माइनस यू बाई यू भी आर, यू भी बाई यू भी आर कर दिए। अब जो है कटने वाले इसको काट दे, यू भी इसमें कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस वन बाई आर, इसमें भी आर कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस वन बाई यू, और यहां पर यू आर कट जाएगा तो माइनस वन बाई भी, और यहां यू भी कट जाएगा तो वन बाई आर। अब हम एक काम करते हैं, जात को जात के पास ले चलते हैं, इस आर को आर के पास ले चलेंगे, इधर माइनस था इधर जाएगा तो ये प्लस हो गया, और इनको इस पार लेकर चले जाते हैं, ये भी माइनस था इधर आया तो प्लस हो गया। तो वन बाई यू प्लस वन बाई भी इक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई आर, और इसको हम ऐड किए तो टू बाई आर हो गया, और आर इक्वल टू हमको मालूम है, अभी निकाले हम लोग कि आर इक्वल टू 2f होता है, मैंने लिया 2 कट गया तो 1/f हो गया, यानी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारा ये फॉर्मूला यहां पर प्रूफ होता है, हमने इसको प्रूफ कर दिया। चलिए बहुत सुंदर इसको समझे हैं, और दिक्कत हो तो एक बार और इसको देख लीजिएगा, ये समझ में आपको आएगा, ठीक है। समझा दिए हैं आपको कि कैसे मिरर फॉर्मूला मैंने निकाल दिया है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट। हमारा टॉपिक है कि मैग्निफिकेशन क्या है रे भाई, मैग्निफिकेशन क्या है, इसी टॉपिक को समझना है कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमने बताया कि हाइट ऑफ इमेज, इमेज का जो हाइट होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, इन दोनों का मैं रेशियो निकाल देता हूं, ठीक है। और इसी इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मैं रेशियो निकालता हूं तो मुझे हमको मैग्निफिकेशन मिल जाता है। यही मैंने मैग्निफिकेशन के लिए एम लिखा है, एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को H2 से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H1 से कर दिए हैं। एक बात और आती है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यही इसी का रेशियो बताता है कि एम यानी कि मैग्निफिकेशन प्लस होगा या माइनस होगा, हम आगे चर्चा करेंगे इसको। और दूसरी मैंने बताया है कि यदि इमेज का डिस्टेंस ले और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इन दोनों के रेशियो निकाले तो इसको भी हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसको मैंने लिखा, डिस्टेंस ऑफ इमेज को मैंने v से दर्शाया और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने u से दर्शाया। अब बस यही से हमारा फॉर्मूला निकल जाता है कि H2 बाई H1 इक्वल टू माइनस v बाई यू। चाहे कोई भी मिरर रहे, कॉन्केव रहे, कन्वेक्स रहे, कोई भी मिरर रहे, ये फॉर्मूला हमेशा हमारे साथ आने वाला है और इसी फॉर्मूला के साथ हम चलेंगे। चलते हैं, ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है इसको भी चेक कर लेते हैं। चलते हैं रियल इमेज के लिए पहले बात करते हैं। दो तरह की इमेज बनती है, रियल और वर्चुअल। पहले रियल के लिए चेक करते हैं। रियल के लिए रियल हम जानते हैं कहां बनता है, रियल सिर्फ बनेगा कनकेव में, कनकेव में ही रियल बनेगा, ये तय बात जानिए। तो कनकेव का मैंने कहीं ऑब्जेक्ट ले लिया और यहां से चला, देखा कि कैसे आ रहा है, हमारा इमेज यहां बन गया। तो ये तो जो हमने ऑब्जेक्ट लिया तो ऑब्जेक्ट में जो है सो कि एक मिनट, ऑब्जेक्ट जो है सो कि H1 कर देते हैं, ऑब्जेक्ट H1 कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट H1 हो गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट H1 हो गया और इमेज H2 हो गया। तो H2 तुम्हारा नीचे है तो H2 माइनस हो गया, H2 माइनस हो गया, ठीक है, H2 माइनस हो गया। और H1 ऊपर है तो इसके ऊपर वाले को प्लस है, इसके नीचे वाले को माइनस। तो ऊपर वाला तो प्लस रह गया और नीचे वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए
और यही हमको जो माइनस आया, तो हम बता सकते हैं कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होता है। रियल के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होता है, यह ध्यान रखिएगा कि रियल के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो अब हम ये दोनों को मिलाते हैं, इसको और इसको दोनों को मिलाते हैं। m इक्वल टू h2 बाई माइनस h1, ये मैंने कहा कि h2 इक्वल टू माइनस h2 बाई h1 इक्वल टू, और ये v जो देखो, v तुम्हारा इधर v है और इधर ही तुम्हारा u है। v भी इधर, यहां ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इधर है तो माइनस, और इधर जो है सो कि ये ऑब्जेक्ट लिए हैं तो ये भी माइनस, और इमेज लिए हैं ये भी माइनस, इसीलिए माइनस v बाई माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल तो v बाई यू हो गया। तो माइनस h2 बाई h1 इक्वल टू v बाई यू, तो माइनस को मैंने इधर ला दिया, h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस v बाई यू, यानी जो मैंने कहा वो आया, रियल के लिए भी आया। वर्चुअल दोनों में बनता है, कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में वर्चुअल बनता है। तो चलो देखें कि हम जानते हैं कि कॉनकेव में वर्चुअल कब बनता है, जब f के अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वर्चुअल बनता है। तो यहां भी देखिए क्या होता है, h2 तुम्हारा है, h2 यहां है, ठीक है ना, और h1 भी यहां है, तो यहां h2 यहां है और h1 यहां है, ठीक है, दोनों ऊपर है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए दोनों प्लस मैंने लिया है, और ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब है कि रियल वर्चुअल में हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और रियल में हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक बात तो सीधे यहां भी कर लिए, यहां से भी देख लेते हैं। तुम्हारा ये हम देखते हैं कन्वेक्स में देखते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट यहां लिया, यानी h1 यहां लिया, तो h2 यहां बन रहा है, तो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें वही है h2 बाई h1, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, यानी हमको बता रहा है कि वर्चुअल में हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होता है। ये क्लियर है कि मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब चलिए हमको जो करना था वो देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो m इक्वल टू h2 बटा h1, और इसमें देखिए, इसमें हमने ऑब्जेक्ट इधर लिया है, तो ऑब्जेक्ट तो माइनस यू हो जाएगा, और इसका इमेज इधर बना है, यानी कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और इसमें भी देखिए, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इधर लिए हैं तो माइनस यू, और इमेज इधर लिए हैं तो प्लस भी, तो इस दोनों में सेम हालात आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। और दोनों को जब हम लोग करते हैं तो h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस v बाई यू, यानी कि हमारे लिए ये जो आया, यही फॉर्मूला वहां पर मैंने सेट किया। तो हमेशा चाहे कॉनकेव हो, कन्वेक्स हो, रियल हो, चाहे वर्चुअल हो, ये फॉर्मूला सबके लिए ही रहेगा, h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस v बाई यू। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि रियल इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए मैग्निफिकेशन भी हमने देख लिया, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं कि किस मिरर का यूज करते हैं ब्लाइंड टर्न्स के लिए। अगर सड़क पर कहीं ब्लाइंड टर्न है, यानी कि उधर हमको जहां से मुड़ना है वहां हम नहीं देख पाते हैं कि उधर क्या है और क्या नहीं है, तो उसके लिए हम कौन सा मिरर का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किस मिरर के यूज हम लोग करते हैं, लुकिंग ग्लास के लिए, यानी हम लोग चेहरा देखते हैं तो कौन सा ग्लास लेते हैं, उसके लिए हम लोग प्लेन मिरर लेते हैं। और किस मिरर का यूज करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पेरिस्कोप, क्लिडोस्कोप, ये सब बनाते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्टर के रूप में हम लोग किस मिरर का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। तो प्लेन मिरर के से यूज से हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, ये देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहां कहां हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। पूछता है कि कनकेव मिरर के यूज आप टॉर्च में या सर्च लाइट या व्हीकल्स के हेडलाइट्स में क्यों करते हैं। तो करते हैं इसको कि पावरफुल पैरेलल बीम्स हम लोग प्राप्त करने के लिए करते हैं, कि पैरेलल बीम हमको मिलता है, कैसे पैरेलल बीम मिलता है इसकी मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। कि जब हम बल्ब को कहां पर प्लेस कर दें, तो कनकेव मिरर के जब हम फोकस पर रखते हैं, तो फोकस पर जब रखेंगे तो जो बीम ऑफ लाइट होगा, वो बल्ब से जो निकलता है बीम ऑफ लाइट, वो जो है सो कि पैरेलल बीम हो जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी कारण से जो है सो कि ये हमको पैरेलल बीम दे देता है कि जब हम लोग उसके किसी भी मिरर के, ये कनकेव मिरर के जब हम लोग फोकस पर रखते हैं,
बल्ब को, तो वहां से जब निकलता है रे, तो वहां से निकल कर वो और जो है सो कि सीधे रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाता है। यही कारण है कि हम लोग पावरफुल पैरेलल भी हमको मिल जाता है, और यही कारण है कि हम लोग कनकेव मिरर का यूज जो है टर्च, सर्च लाइट या व्हीकल्स के हेडलाइट में करते हैं। क्लियर होगा आपके लिए। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कनकेव मिरर का यूज हम लोग सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं वह सेविंग मिरर के रूप में? यानी कि जब हम लोग को दाढ़ी उड़ी बनाना होता है तो हम लोग किस मिरर का यूज करते हैं? तो हम लोग कनकेव मिरर करते हैं। तो काहे के लिए? तो एक लार्ज इमेज को देखने के लिए, अपने फेस का लार्जर इमेज देखने के लिए हम लोग जो है सो कि कनकेव मिरर का यूज करते हैं। कैसे लार्जर इमेज बनाता है? तो इसकी भी मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ऑलरेडी हम लोग पहले फिगर देख चुके हैं कि पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमको इरेक्ट और इनलार्ज इमेज मिलता है। यही कारण है कि कनकेव मिरर के यूज हम लोग सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। एकदम कंसेप्ट को समझते चलिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे पास है कि डेंटिस्ट जो है, डेंटिस्ट हैं या गला का थ्रोट के जो डॉक्टर हैं, ये लोग यूज करते हैं कनकेव मिरर का। क्यों करते हैं? फिर वही घटना है कि लार्ज इमेज ऑफ टीथ को देखने के लिए, पेशेंट के टीथ का लार्ज इमेज देखने के लिए, लार्जर इमेज देखने के लिए हम लोग करते हैं। तो लार्जर इमेज हम कैसे देखेंगे? फिर वही बात है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि यही बात तो मैंने ही बताया है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमको जो है इनलार्ज इमेज हमको मिलता है और इरेक्ट मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन पहले भी कर चुके हैं, इसलिए यहां लिखे नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कनकेव मिरर का यूज हम लोग सोलर फर्नांसेस में कैसे करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए कि वो कंसंट्रेट करता है सनलाइट को और ज्यादा से ज्यादा हीट उत्पन्न करता है। एक जगह कंसंट्रेट होगा हीट सनलाइट तो ज्यादा से ज्यादा जो है सो कि वो हीट प्रोड्यूस करेगा। और ऐसा खेल तो हम लोग बचपन में बहुत किए हैं। कागज को ले लेते थे और इसी को, ये कनकेव मिरर को लेकर, और जब आता था सनलाइट तो हम लोग उसके सामने लगा देते थे, और जब हम लोग देखते थे क्या कि वहां पर जब रख रहे हैं पोल और फोकस के बीच में, तो जो है सो कि सारा का सारा चला जाता था कहां पर? हम लोग के एक ही जगह कंसंट्रेट होता था, और कंसंट्रेट होकर जब पैरेलल बीम आता था, जब पैरेलल बीम आएगा और जाकर उसके रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर जाकर कंसंट्रेट होता है। तो ऐसा करके हम लोग कागज को जला देते थे, ठीक है, कागज को जला देते थे हम लोग। तो हम लोग ये हम लोग ऑलरेडी हम लोग खेल में ये सब खेल खेलते थे। आज उसी खेल का यूज यहां पर आ गया कि हम लोग सनलाइट को कंसंट्रेट करते हैं एक जगह और हम लोग ज्यादा ज्यादा हीट उत्पन्न करते हैं, यहां तक कि जल भी जाता है कागज, ठीक है। समझिए, जब पैरेलल बीम आता है और कनकेव मिरर पर पड़ेगा तो इंफिनिटी से आने वाला पैरेलल बीम कहां पर? तो फोकस पर कंसंट्रेट होता है, फोकस पर, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर चला जाता है, तो फोकस पर आ जाएगा और यानी कि कंसंट्रेट हो जाएगा एक ही बिंदु पर और वो ज्यादा से ज्यादा हीट उत्पन्न करेगा। यही कारण है कि हम लोग जो है कनकेव मिरर के यूज सोलर फर्नांस में करते हैं। बात मेरी समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा कन्वेक्स का कुछ हम खेल देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर के यूज हम लोग रियर व्यू में कैसे करते हैं। यानी कि रियर व्यू कहने का मतलब कि आप व्हीकल में देखते होइएगा, कोई भी बड़े व्हीकल में देखिए ड्राइवर के बगल में एक मिरर लगा रहता है साइड में, उसी को रियर व्यू कहते हैं। तो ड्राइवर्स मिरर के रूप में कैसे यूज आता है? तो कन्वेक्स मिरर में दो क्वालिटी है कि ये जो है सो कि ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखाता है, पीछे का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, सामने मिरर के सामने का जो भी होगा उसका बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र दिखाता है, उसमें देख सकते हैं हम लोग, एक काम। और दूसरा कि यह जो है सो कि इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा। यही कारण है, ये दो कारण है कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखाता है और इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जिसके कारण हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग रियर व्यू के रूप में करते हैं। एकदम क्लियर होना चाहिए बात को, दो ही बात को लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा कि कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग स्ट्रीट लाइट में क्यों करते हैं? तो कन्वेक्स मिरर से जो हम कन्वेक्स मिरर पर जब लाइट आता है तो वो लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो टू डाइवर्ज लाइट ओवर ए लार्ज एरिया पर डाइवर्ज करने के लिए हम लोग स्ट्रीट लाइट में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्यों? तो ये हम लोग का डाइवर्ज कर देगा, इसीलिए लार्ज एरिया बना लेगा, इसीलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज स्ट्रीट लाइट में करते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन है कि बिग शॉपिंग स्टोर में, बड़े बड़े शॉप की जो दुकानें हैं उसमें भी कहीं कहीं लोग आईना के तौर पर लगा देते हैं कन्वेक्स। क्यों? तो ज्यादा से ज्यादा एरिया यानी कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए देखते हैं, जिसके चलते जो कस्टमर है उनकी एक्टिविटी को वॉच कर सकते हैं। एक जगह बैठे बैठे कि कौन सा कस्टमर क्या कर रहा है हम लोग आराम से देख लेते हैं, इसलिए वहां पर भी इसका यूज हम लोग
करते हैं कन्वेक्स मिरर का। अब एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, छोटा सा, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे, हम लोग देख लेते हैं कि हाउ कैन वी डील न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखते हैं। कहता है कि फाइंड फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर व्हिच रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर, हमको मालूम है कि R = 2F होता है फॉर्मूला। और यहां देखिए इसका R इधर है, यानी कि R पॉजिटिव है, तो R जब पॉजिटिव है और F भी यानी कि फोकल लेंथ भी इसका पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ = R/2 यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 दिया हुआ है, तो 32/2 यानी कि 60, यानी कि फोकल लेंथ जो है आपका कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। ये ध्यान रखते हैं, इसी चीज को ध्यान रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास है ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ये कनकेव मिरर जो है 3 टाइम्स बनाता है मैग्नीफाइड रियल इमेज, रियल इमेज बनाता है। क्या बनाता है? रियल इमेज, रियल इमेज बनाता है ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इसके सामने जब 10 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो रियल इमेज बनता है। तो हम उसको पता लगाना है कि कहां पर ये इमेज लोकेटेड है, यानी भी हमको पता लगाना है। क्या लगाना है पता? V = व्हाट। और इसको पता लगाने के बस यहीं से काम कर लेते हैं। हमको मालूम है कि H2/H1 = -V/U, H2/H1 = -V/U। बस मैं वैल्यू रखूंगा कि ये 3 टाइम्स है तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया, 3 टाइम्स है तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया कि H1 का 3 टाइम्स H2 की जगह पर 3 H1 रख दिए और हमरा कट गया यहां से, तो H1 काट दिए और -V/U यानी कि V = -3U है। ठीक है, और यहां से हम लोग कर लिए -3 × 10 = -30 सेंटीमीटर। हमारा V का वैल्यू आ गया। तो हम इमेज कहां लोकेट हो रहा है? तो माइनस में आ रहा है, और ये माइनस बता रहा है कि क्या होगा, इमेज कैसा होगा? तो रियल होगा। ये माइनस बता रहा है, भी जब माइनस में आए तो समझ जाए कि इमेज कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। तो ये हम लोग पता लगा लिया आराम से। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 सेंटीमीटर इन साइज है, इसको हम रखे हैं, डिस्टेंस इसका दिया हुआ है, U दिया है 20 सेंटीमीटर। जो भी देगा हम फिगर में बनाएंगे। हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर मैंने बना दिया है, कनकेव मिरर मैंने बना दिया है। और कनकेव मिरर में हम लोग देख रहे हैं कि U जो है 20 सेंटीमीटर पर है, इसका फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। हमने 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ले लिया है और 5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है, मैंने H1 = 5 सेंटीमीटर लिख दिया है। फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने से हमारा क्वेश्चन कुछ ज्यादा क्लियरिफाई होता है, कंसेप्ट कुछ ज्यादा क्लियरिफाई होता है। अब ले लिए फॉर्मूला जो है मेरे पास 1/F = 1/V + 1/U। F तो कनकेव मिरर होगा तो हमेशा फोकल लेंथ निगेटिव होगा। ये देखिए इस साइड में है इसलिए निगेटिव है, तो F = मैंने लिखा है -15। V निकालना है तो 1/V प्लस, और U तो इधर इस साइड में मिरर के सामने में है, तो मिरर के सामने में है तो मैंने माइनस लिख दिया -20। तो 1/V, ये प्लस माइनस माइनस, देखिए इसको हम लेके चल रहे हैं कैसे, ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस इस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यही 1/V = मैंने लिखा है 1/-15 + 1/20, और इसी का मैंने एलसीएम लिया है, -15 × 20 कर दिए हैं, और यही किए हैं। इसके पास तो 15 है, 20 नहीं है तो 20 लिख दिया इसके पास, और इसके पास 20 है 15 नहीं है तो -15 लिख दिया। 20 - -15 = 5, और बाय -15 × 20 मैंने इसको रिप्लेस किया। इसको जो है सो कि 5 से -15 गया तो -3 आया, और इसी को मैंने लिख दिया 1/-20 × 3 यानी कि -16, यानी कि V = पलट देंगे तो V = -60 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। हमको V मिल गया, और V मिल गया, और तो हम बताना है कि कहां पर हम स्क्रीन को रखेंगे। तो स्क्रीन को हम 60 सेंटीमीटर पर रखेंगे मिरर के फ्रंट में, क्योंकि माइनस बता रहा है कि जब भी बनेगा तो इधर साइड में ही बनेगा। 60 सेंटीमीटर पर इधर हमारा बन रहा है। कंसेप्ट एकदम क्लियर करते चलेंगे और हमारा वैसा ही बनते चल जा रहा है। यही मैंने लिखा है कि स्क्रीन को कहां पर प्लेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट लिया 4 सेंटीमीटर हाई का, ठीक है ना, और डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर पर मैंने इसको रखा हुआ है, और कनकेव इसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर ने फोकल लेंथ दिखा दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप इमेज का
साइज बता दीजिए, नेचर बता दिए, पोजीशन बता दिए। पोजीशन मतलब भी बताना है मुझे, तो पहले हम भी उसी फॉर्मूला को मैंने डील किया है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f इसका जो है कि माइनस है, जब ये आपका कनकेव है तो निश्चित रूप से इसका फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस होगा। तो f इक्वल टू -12, v तो निकालना ही है और u इधर साइड में ही है, इसीलिए माइनस में मैंने लिया 1/-6 कर दिया है। और फिर वही प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, और माइनस उस पर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो 1/v इक्वल टू 1/-12 प्लस 1/6। और इसी का मैंने यहीं पर मैंने इसका दोनों कैल्शियम लिया, -12 इंटू 6 लिया और यहाँ पर 6 कर दिया, यहाँ पर -12 कर दिया। ये आसान है करना, ठीक है ना, इस तरह से हम आसानी से काम कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 और -12 यानी कि -6, और -6 से -12 को मैंने काटा, -6 से मैंने माइनस से माइनस कर दिया, 6 से 6 कर दिया, 12 मिला। तो v इक्वल टू 1/12, अब v इक्वल टू 12। ये प्लस बता रहा है v का कि जब भी होगा मेरा ये v यदि प्लस आए तो समझिए कि इमेज वर्चुअल होगा, यदि v निगेटिव है तो हमारा इमेज जो है रियल होगा। तो यहाँ प्लस आया है तो हमारा इमेज जो है वर्चुअल बन रहा है। तो मैंने इसका नेचर भी बता दिया कि वर्चुअल बना। अब बताना है साइज, तो साइज के लिए वही फॉर्मूला लगे मैग्निफिकेशन वाला, h2/h1 इक्वल टू -v/u। h2 बाई और h1 दिया है 4 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, और v का वैल्यू मुझे 12 आया है और u का वैल्यू 6 आया है। बस यही प्रॉब्लम इसी को हमने सोल्व किया है, और सोल्व करके हमने h2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मुझे प्राप्त हो गया है। मेरा ये भी काम हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन ए बस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 मीटर। हमने जब कन्वेक्स लिया तो कन्वेक्स में देखिए, इसका मैं इधर देखता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस साइड है तो प्लस में रहेगा, r इक्वल टू 3.5 मैंने लिख दिया। और ड्राइवर जो है लोकेट कर रहा है कार को 10 सेंटीमीटर बिहाइंड, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड लोकेट कर रहा है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यही हमसे पूछ रहा है। तो सामने में 10 सेंटीमीटर पर इमेज के सामने, मिरर के सामने में 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है यानी कार है, तो हम लोग उसका देखते हैं कि उसका पोजीशन क्या है। तो वही फॉर्मूला लेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और f के जगह पर मैंने लिख दिया, f क्या होता है, रेडियस का आधा होता है। तो रेडियस का आधा यानी कि 3.5/2 मैंने ले लिया, 1/v प्लस 1/, और u इस साइड में है तो मैंने माइनस ले लिया है, ठीक है। और 3.5 का आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो 1.75 आ गया, 1/v माइनस 1/10, और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1.75 प्लस 1/10। और यही हमने इसका एलसीएम लेकर और इसको सोल्व किया है, तो 1/v जो है सो कि मेरा आ गया है 1/v 11.75/17.5, और इसको सोल्व करके हम देखें कि v इक्वल टू मेरा आ गया है 1.5 मीटर। और ये चूंकि प्लस में आ रहा है तो ये निश्चित है कि ये वर्चुअल बनेगा। v जब भी प्लस में आएगा तो वर्चुअल बनेगा। अब मुझे इसका पोजीशन बता दिए, नेचर बता दिए, अब मुझे इसका साइज बताना है। तो साइज के लिए वही फॉर्मूला h2/h1 इक्वल टू -v/u, और h2/h1 इक्वल टू -1.5 v आया है, और u हमको मालूम है 10 कर दिए हैं, तो -0.15, यानी h2 जो है ये h1 का जितना बड़ा कार होगा उसका 0.15 बड़ा उसका इमेज बनेगा। जितना बड़ा कार होगा उससे 0.15 टाइम्स, मान इतना गुना बड़ा उसका इमेज बनेगा, जितना था उससे इतना बड़ा बनेगा। चलिए ये भी बता लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर है सी के पास, तो 2 मीटर है। यूज्ड एंड ए मूविंग ऑटोमोबाइल इज 2 मीटर, ठीक है ना, 2 मीटर यहां दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ए ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट इन ए डिस्टेंस ऑफ 3 ट्रक यहां से 3.5 मीटर की मिरर के सामने 3.5 मीटर पर ट्रक है, और इसका पोजीशन बताना है, साइज बताना है, ये बता देना है, हमने नेचर बताना है, सब बताना है, इमेज का नेचर बताना है। चलिए वही फॉर्मूला लेंगे, a 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और f तुम्हारा दिया हुआ है, जब ये r2 है तो f इसका हाफ होगा यानी 1 होगा, तो f के पास मैंने 1 लिख दिया। और एक ध्यान रखिएगा कि कन्वेक्स में f हमेशा प्लस रहेगा, कन्वेक्स में f हमेशा प्लस रहेगा, कनकेव में f हमेशा निगेटिव रहेगा। तो कन्वेक्स में प्लस है तो मैंने प्लस लिखा है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है तो कि इस साइड में है, मिरर के सामने है, इसलिए मैंने -3.5 लिखा, और यही से मैं सोल्व करता हूं 1/v।
ये प्लस माइनस माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/1 प्लस 1/3.5, और इसी कैल्शियम लेकर मैंने इसको निकाल लिया है 1/v, यानी कि v इक्वल टू हमारा आया है 0.78 मीटर आया है, और प्लस में आया है यानी कि वर्चुअल बनेगा। जब भी प्लस में भी तो वर्चुअल बनेगा, तो नेचर भी निकाल लिया। अब हमको निकालना है कि इसका जो है कि साइज क्या होगा। तो साइज के लिए हमेशा यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, h2/h1 इक्वल टू माइनस v/u, h2/h1 v का वैल्यू रखा मैंने, u का वैल्यू मैंने रखा, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू मैंने रखा है। यही जो v आया है 3.5/4.5 रखे हैं v को, और u का मैंने लिखा है -3.5, और हम लोग यहां से देखते हैं ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आया है कौन चीज, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। चलिए h2/h1 इक्वल टू 1/4.5 और h2/h1 इक्वल टू, यही पॉइंट को बताएंगे तो ऊपर 0 बैठाएंगे 10/45, यानी h2/h1 इक्वल 2/9, यानी h2 जो है यानी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का 2.9 टाइम्स है, उतना गुना है ये, ठीक है, ये भी हमने पता लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई प्लेस द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। मैंने कनकेव मिरर बना लिया, इसके 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा, और उसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर मैंने बता दिया। इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, मैंने फोकल लेंथ दिखा दिया इसका 20 सेंटीमीटर, और यहीं से फिर हमको इमेज का पोजीशन, नेचर, साइज बताना है। बस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और f हमेशा कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, मैंने निगेटिव रख दिया है 1/v, और u यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसके इधर साइड में मिरर के सामने होता है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया है। बस इसी को सोल्व करेंगे, 1/v इधर जाएगा तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/10 ये हमने किया है, और इसी को मैंने सोल्व किया है। देखिए कितना अच्छा से सोल्व कर रहे हैं, और सोल्व करके मैंने 1/v इक्वल टू 1/20 यानी v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आया है, और ये प्लस आया है, प्लस बता रहा है कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। ये हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब देखिए यहां पर हमको साइज बताना है, फिर वही h2/h1 इक्वल टू माइनस v/u, और h1 दिया है 3, h2 मुझे निकालना है, और v का वैल्यू रखा, u का वैल्यू रखा, और हमारा आ गया h2 2 × 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर मेरा आ गया। बहुत क्लियर है। प्लस आने का मतलब ये बनेगा ऊपर साइड में बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कनकेव मिरर है जो 3 टाइम्स इनलार्ज इमेज बता रहा है, 3 टाइम्स इनलार्ज इमेज बता रहा है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, मैंने 10 सेंटीमीटर पर रख दिया, और यहीं से मैंने h2/h1 को निकाले हैं माइनस v/u, और यहां से मुझे v हमको निकल कर आ रहा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है, मैंने इसके यूज किया, इसी फॉर्मूला में मैंने इसके वैल्यू को रखा, और वैल्यू को रखते हैं हम लोग तो हमको f इसका मिल जाता है -15 सेंटीमीटर, मुझे इसका f मिल जाता है। जब f मिल गया तो रेडियस और कर्वेचर, रेडियस और कर्वेचर तो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, डबल होता है, मैंने डबल कर दिया, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया -30 सेंटीमीटर। चलिए एकदम देखते रहेंगे, एक एक चीज को मैंने बहुत प्रेम से बताया आपको। ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर कनकेव मिरर, मैंने कनकेव मिरर बनाया, 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, और इसका दिया है कि इसका रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है 40 सेंटीमीटर पर। रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, 40 सेंटीमीटर पर बना। बस मैं इसके फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। हमको फॉर्मूला मालूम है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और v भी माइनस में है और u भी माइनस में, मैंने दोनों को रखा और मैंने इसको कैलकुलेट किया, मुझे f मिल गया -14/3 यानी कि -13.33 सेंटीमीटर हमको मिल गया, फोकल लेंथ मिल गया। एकदम आसान से देखिए कैलकुलेशन कितना बढ़िया सबको दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहां रखें, कनकेव मिरर के सामने में ऑब्जेक्ट को कहां रखें। उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, मैंने बता दिया है, कनकेव मिरर बनाया, फोकल लेंथ बता दिया 20 सेंटीमीटर, कि उसका रियल इमेज हमको 2 टाइम्स मैग्नीफाइड मिले, 2 टाइम्स मिले, जितना था उसका दोगुना मिले। तो हमारे पास ये फॉर्मूला मालूम है साइज के लिए, h2/h1 इक्वल टू माइनस v/u, तो हमारा दोगुना है तो h2 की जगह पर मैं 2h1 लिख दिया, h1 कैंसिल, तो माइनस v/u में v/u इक्वल टू -2, तो v इक्वल टू -2u हो गया। अब मैं इस फॉर्मूला को रखूंगा और जहां पर v है वहां पर मैं 2u का इस्तेमाल कर रहा हूं कि v जो है ये u का दोगुना है, मैंने वही लिख दिया है और यहीं से इसको सोल्व किए हैं। देखिए हमने सोल्व कितना आसानी से किए हैं और सोल्व करके मुझे 2u इतना आया है, यानी u इक्वल टू हमारा
-20/2 इंटू 3 कर दिए हैं, मुझे u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर मिल गया है। चलिए ये भी आसान से बना लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर टॉल है, 5 सेंटीमीटर टॉल है, इसको स्फेरिकल मिरर के सामने रखे हैं, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं मिरर को। इफ ए वर्चुअल इमेज 10 सेंटीमीटर टॉल हमको मिलता है तो बिहाइंड द मिरर तो फाइंड द फोकल लेंथ हमसे पूछ रहा है। हम लोग बना लेंगे एकदम आराम से, h2/h1 साइज के वाला फॉर्मूला लेंगे और हम लोग रखे हैं वैल्यू को -v/u, तो h2 इक्वल टू 10, h1 इक्वल टू 1 और -v हमको पता लग जाएगा, u इक्वल टू -20, हमको v मिल गया 40 सेंटीमीटर। जब v मिल गया तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और v की जगह पर 40 रखा, u की जगह पर -20 रखा और हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके हमको फोकल लेंथ मिल जाता है -40, और -40 बताता है कि यह कनकेव मिरर है, ये माइनस बताता है कि कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स नहीं है, इसलिए हमने एक नेगेटिव है, ये बता रहा है कि मिरर क्या होगा, कनकेव होगा। ये भी हम लोग सोल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसको प्लेस किए हैं यहां पर 32 सेंटीमीटर पर, और मैंने कनकेव मिरर लिया है, कनकेव मिरर के 32 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, बस वहीं से साइज वाला लिए हैं, फिर भी निकाल लेंगे, h2/h1 इक्वल टू -v/u, और मैंने वैल्यू रखा 3/2 इक्वल टू -v/32, रेंज से मैंने काट दिया है, 2 से 32 को कहा 16 आया, और v इक्वल टू 16 इंटू 3 यानी कि -48 आ गया, और इसी v की जगह पर मैंने -48 रखा, u जगह पर -32 रखा और इसको सोल्व किया, हमको फोकल लेंथ हमको मिल गया -96/5 यानी कि f इक्वल टू -19.2 सेंटीमीटर, मुझे इसका फोकल लेंथ एकदम आसानी से हमको मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने में जो है सकी 12 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमसे इमेज का पूछ रहा है कि 4 कैरेक्टर पूछ रहा है, इमेज का 4 कैरेक्टर पूछ रहा है, तो 4 कैरेक्टर हम बता, पहले तो पोजीशन बताएंगे, तो f इक्वल टू r/2 होता है, तो f हम निकालिए -30/2 यानी कि f इक्वल टू -15, तो -15 निकालिए। अब हम इसका हम पहले v निकालेंगे, v निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है मेरे पास, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो f की जगह पर मैंने -15 रखा, v निकालना ही है, और u इक्वल टू -12 रखा, और इसी को मैंने सोल्व किया है, प्लस माइनस माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 1/v करके निकाले हैं, इसको कैलकुलेट किए हैं, कैलकुलेट करके 1/v इक्वल टू 1/60 यानी कि v इक्वल टू 60, और ये v प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है ये सब बात बता रहा है, v प्लस में आ रहा है, ये बता रहा है कि इमेज वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा, और प्लस आ रहा है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के बिहाइंड में बनेगा, और इनलार्ज तो बन ही रहा है क्योंकि देखिए ये इनलार्ज बनेगा, ठीक है ना, इनलार्ज बनेगा, बिहाइंड द मिरर हमेशा इनलार्ज बनता है। चलिए ये हम लोग इसको देख लिए, कनकेव में जब बिहाइंड द मिरर बनेगा इनलार्ज ही बनेगा। चलिए इसको भी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इतना, ये 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिगर नहीं ड्रॉ किया है लेकिन देखिए ध्यान से, कैंडल को मैंने 30 सेंटीमीटर पर रखा है मिरर से, क्योंकि यहां इमेज इसलिए नहीं बनाया है कि ये क्लियर नहीं है कि कौन सा मिरर है, ठीक है। ए मिरर इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। हमको जो है सो कि u दे दिया है, v दे दिया है, दोनों का वैल्यू मैंने पुट किया 60 सेंटीमीटर, और इमेज का 60 और ऑब्जेक्ट का 30, मैंने दोनों को लिख लिया, माइनस माइनस कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सामने में, मिरर के सामने में है दोनों, तो माइनस माइनस कर दिया, और इसी को सोल्व किए हैं तो हमको f मिल गया है -20 सेंटीमीटर, और माइनस यह बता रहा है कि मिरर कनकेव होगा। तो अब हमको क्लियर हो गया कि मिरर कनकेव होगा, तो हमसे पूछ भी रहा है कि कौन सा मिरर होगा, तो मिरर के बारे में हम लोग बता दिए, फोकल लेंथ बता दिए, और हम लोग मिरर भी बता दिए। चलिए जब ये मिल गया तो हम लोग साइज से देखते हैं कि h2/h1 इक्वल टू -v/u, और h2/2.4 हमारा जो है सो कि h1 था, और मैंने इसका वैल्यू रखा, v और u का वैल्यू रखा, और हमको h2 मिल गया 4.8 सेंटीमीटर, मुझे आसानी से मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इमेज जो है इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, तो इमेज जो है सो कि इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, ये माइनस जो है ये बता रहा है कि इमेज क्या है, इमेज इन्वर्टेड है, ये माइनस बता रहा है
नहीं, ये भी का वैल्यू जो है सो कि बता देगा कि माइनस में है तो इन्वर्टेड होगा कनकेव के लिए। ठीक है, बहुत सुंदर, हम लोग सब बात बता दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 सेंटीमीटर प्लेस्ड बिफोर ए कनकेव मिरर। इसके सामने मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट रखा है 1.2 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर के सामने है, फोकल लेंथ दिया हुआ है और इसका इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है ना, इमेज का डिस्टेंस दिया है। अब हमको यह बताना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां पर रखोगे कि यहां पर आपको इमेज बन रहा है। उसी फॉर्मूला को लेंगे 1/f = 1/v + 1/u और f = -20 और v = -60। u हम निकाल लेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। ये प्लस इधर जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस कर दिए और मैंने इसको सोल्व किया और मुझे u मिल गया -30 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर के सामने में है। माइनस बता रहा है कि मिरर के सामने में है। ठीक है ना ऑब्जेक्ट। अब बस हम लोग साइज भी बता लेते हैं। h2/h1 = -v/u मैंने रखा, h1 दिया है 1.2 और 60/30 यानी कि h2 = -2.4 यानी कि इमेज की हाइट हमको पता लग गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए मिरर इज रियल है, इन्वर्टेड है और इसका मैग्निफिकेशन -1 है। मैग्निफिकेशन -1 है। If the image is at a distance of 30 centimeter from the mirror, where is the object placed? ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, एक मामला है। फिर दूसरा मामला कर रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव 20, जहां था उसे 20 सेंटीमीटर और खिसका दो तब कहां पर बनेगा। ये सब चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन -1 दिया है, v का वैल्यू हमको पता नहीं है तो v लिख दिया है, u का वैल्यू दिया है -30, हमने इससे v निकाल लिया। माइनस बता रहा है कि जब भी बनेगा तो इधर ही बनेगा और ये -30 u भी है और -30 v भी है, तो दोनों एक ही जगह बन रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब c पर यहां रखे हैं ठीक इसके अपोजिट इन्वर्टर बन रहा है, तो दोनों हमको यहीं पर बन रहा है, सेम साइज के ये बनेगा। ठीक है ना, जितना ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही साइज इमेज का भी होगा। c पर रखोगे तो यही हालात होती है। अब कहता है कि यहां से 20 सेंटीमीटर घसका दो, यानी कि 30 सेंटीमीटर यदि रखे हो तो 30 सेंटीमीटर से 20 घसका दोगे, यानी कि पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो u = मैंने 10 रख दिया है, f तो हमको मालूम है -15। ठीक है, बस इसी को हम लोग अपना रखे हैं कि f की जगह पर -15, v तो निकालना ही है और u की जगह पर -10 कर दिए हैं, तो हमको भी इसका कैलकुलेशन करते हैं, हमको भी मिल जाता है 30। अब प्लस में आया है तो प्लस बता रहा है कि ये वर्चुअल है। हम लोग आराम से इसको सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है कि विच मिरर गिव्स फुल लेंथ ऑफ इमेज। देखिए, कहीं दूर पर कोई भी वस्तु रखी हुई है और उसका आप इमेज किसी मिरर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्लेन मिरर को रखोगे तो फुल लेंथ का इमेज उसका नहीं मिलेगा। आप कनकेव रखोगे तब भी नहीं मिलेगा। जब आप कन्वेक्स रखोगे तो उसका फुल लेंथ का इमेज मिलेगा। तो हमारा यही क्वेश्चन है और मुझे आशा है कि हमने सारे तरह के क्वेश्चन को मैंने डील किया है और इससे एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम का नहीं छूटेगा। हम लोग 100 में 100 लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैंने पूरा रिफ्लेक्शन आपको क्लियर कर दिया है और रिफ्लेक्शन से आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।